अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इजवानी। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब है और उसकी वजह से लाखों अफराद बेघर हुए हैं और लाखों एकड़ रकबा ही ज़ेरे आब आया है। और ये बड़े पैमाने पे जो तबाही है और उसको फैलाता हुआ ये दरियाओं का पानी इस वक्त पंजाब हेडवर्क्स की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं तो त्रिमो हेडवर्क्स से 5,50,000 से क्यूसिक से ज़ायद पानी पंजाब हेडवर्क्स की तरफ रवां दवा है और रास्ते में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जो शहर हैं उनके वो उसकी जद में है, ये अजला उसकी जद में है। इस सारे उसमें क्या हुआ है, सैलाब क्यों आया है, और हम इस पर बात करेंगे। और सैलाब की तबाही कैसे रोकी जा सकती थी और उसने अब तक कितनी तबाही फैलाई है, इस पर बात करेंगे। और आइंदा का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए सैलाब के हवाले से, इस पर बात करेंगे। तो पहले मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद है खालिद बेग साहब, जो सीनियर तजज़ियाकार है, हमारे साथ इस प्रोग्राम में हर दफ़ा होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ और एक और मेहमान हैं जहांजेब धराला साहब, जो माहिर आबी अमूर हैं, और इसलिए भी कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ से इरिगेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में स्कॉलरशिप पे कोर्स भी किया है। और उनका कोर्स यही है कि पानी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, रिसोर्सेज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, दरियाओं के हवाले से भी है और डैम्स के हवाले से भी है, और वाटर क्या कहते हैं चैनल्स जो हैं उनको कैसे बेहतर, कैसे उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है बेहतर, इस पे बात करेंगे। तो मैं आज पहले जहांजेब धराला साहब से ही बात कर लेता हूँ। जहांजेब साहब, पंजाब में आपको पता है कि सैलाब इस वक्त फेस कर रहा है पंजाब, और बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं कि तुग़यानी जो है तीनों दरियाओं में, आप चनाब की बात करें या पराबी की बात करें, सतलुज की बात करें, तबाही फैलाता हुआ अब वो जनूबी पंजाब से गुजर रहे हैं इस वक्त। क्या कहते हैं ये सैलाब क्यों आया है, रीजन क्या बनी है? और वजीर दिफा ने एक दफा कह दिया कि जी ये भारतीय आबी जारियत है। आप बतौर आबी माहिर क्या समझते हैं, जो जितना आपने काम किया पानी पर को समझा है, उसके ऊपर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये जी कि ये तीनों जो दरिया हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर तीनों में सैलाब आए ही क्यों है। यही बात। जी हाँ, तीनों दरिया, ये इंडिया की एक रियासत है हिमाचल प्रदेश, ये वहीं से सारे ओरिजिनेट होते हैं। एक ही रियासत से तीनों दरिया निकल रहे हैं। 2 दरिया जो चनाब और रावी है वो हिमाचल प्रदेश की नॉर्दर्न साइड पे, जो टंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां से, और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये चंबा से रावी निकलता है और टंडी से चनाब निकलता है। और उसी रियासत के जो इंतहाई जो जनूब वाली साइड है, जो नेपाल के करीब है, वहां से सतलज निकलता है। वहां एक झील है बहुत बड़ी, मैनसरोवर, तो शिपिकला उस जगह का नाम है और मैनसरोवर उस झील का नाम है। वहां से ये दरिया सतलज निकलता है। अब यहाँ जो आप एक सवाल करने वाले हैं, अब चूंकि बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस साल नॉर्मल जो वहाँ रेनफॉल है उससे 3 गुना ज्यादा हुई है, 300% हुई है। तो जब साफ ज़ाहिर है हिमाचल प्रदेश में पानी गिरेगा, और हिमाचल प्रदेश की जो एवरेज हाइट है वो 8,000 फुट से लेकर तकरीबन 21,000 फुट तक है, तो 8,000 से 21,000 फुट का जो स्लोप है, जब उसमें पानी बरसेगा तो वो एक इंतहाई तेज वेलोसिटी के साथ वो अपने जो उसका रास्ता मुतय्यन अल्लाह ने किया हुआ है, चनाब का है, 21,000 से 8,000 तक वो फ्लो करेगा, तो उसने वहां रुकना तो नहीं है क्योंकि स्लोप इतना ज्यादा है। डैम बनाए हुए हैं। जी हाँ, मैं उसके बाद जो ही वो पानी, इतनी हाई स्पीड जब होती है वहां पर डैम नहीं बन सकता होता। डैम वहां बनता है कि जहां पानी आकर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, वहां डैम बनाए जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप सतलज पे आप देखें तो इंडिया ने 2 डैम ऐसे भी हैं जो सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पे बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पानी का स्लोप उसको इतना अच्छा दस्तयाब था कि वहां 2 डैम साथ साथ बने हुए हैं। अब एक सवाल जो सोचने वाला है, जहां से अब आपको जवाब मिलेगा कि सतलज सबसे लंबा दरिया है, इन तीनों दरियाओं में सबसे लंबा सतलज है, सबसे छोटा रावी है और दरमियान में चनाब है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो इन तीनों दरिया के आखिरी 2 बैराजीज और डैम्स हैं, उन पे पानी इकट्ठा किया गया है। वहां लंबे दरिया का पानी भी उसी वक्त वहां पहुंचाया गया है, छोटे दरिया का भी। और उसके बाद जब इन तीनों दरियाओं के आखिरी 3 बैराज जो हैं वो फुल चार्ज हुए हैं और रिवर फ्लो को भी मेंटेन किए गए, तब उस वक्त पाकिस्तान को 24 घंटे का नोटिस दे के, जो मुआहदा के मुताबिक उन्होंने बताना होता 24 घंटे पहले कि हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद तीनों दरियाओं का डिस्चार्ज उन्होंने ओपन कर दिया। तो पाकिस्तान में वो पानी इकट्ठा था। तो आपको मैंने जो अभी इंट्रो पढ़ा था उसमें आपने मेंशन किया था कि आबी जारियत, भारतीय आबी जारियत, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यस आबी जारियत ही है, और ये पाकिस्तान पर एक लिहाज से
पानी के जरिए हमला है पाकिस्तान की मईशत। मैं तो हर जगह इसको वाटर बम कह रहा हूँ, ये वाटर बम है। गुज़श्ता जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, जिसमें हमने तारीखी कामयाबी हासिल की, उसमें हमने एयरफोर्स और मिसाइल बरसाए। इंडिया को अब मौका मिला, उसने पानी बरसा दिया। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकल मूव है। पानी को उन्होंने इस्तेमाल किया, पानी उन्हें अल्लाह ने दिया है, बारिश अल्लाह ने बरसाई, लेकिन फिर उस पानी को हथियार के तौर पे मैनेज करना और उसको मैनिपुलेट करने में उनकी सोच और पूरा मदद है। पानी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इस दफा। हालांकि पाकिस्तान वैसे पानी मांगता रहता है और वो देते नहीं है मुआहदे के मुताबिक भी और चीज़ें भी, लेकिन इन 3 दरियाओं पर तो पाकिस्तान का कम से कम 2 दरिया, एक जनाब पर तो पाकिस्तान के पानी का हक तस्लीम भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत नहीं देता। तो इसको अभी जारियत को पाकिस्तान क्या अभी तक पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक कोई मौका ऐसा आ सकता है कि पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल सतह पर उठा सकता है कि किस तरह पानी को, जैसे जहांजेब साहब कह रहे हैं कि वाटर बम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आप इस बात को सपोर्ट करते हैं, इस राय को? ये बात यह है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ पानी के हवाले से ये इस्तेदाद हासिल कर चुका है और उसके पास ये इस्तेदाद मौजूद है कि वो अगर चाहे तो पाकिस्तान को एक बंजर ज़मीन की शक्ल में बना दे पानी रोक के, और अगर चाहे तो इतना पानी छोड़ दे कि हर चीज़, फसलें और आपके देहात, आपके मौज़ात, आपकी तामीरात, हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो जाए। और फिर आप, जैसे इन्होंने दराला साहब ने फरमाया, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर वही यही पानी अगर वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता, जो कि एक तरीक़ाकार होता है, तो उसका कम से कम इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। अब अगर आप इसकी एक और इसकी देखिए उसका तरीक़ाकार, इसमें जो उनका हमारे ही मुल्क के अंदर इंडियन सरहद के साथ, पंजाब की सरहद के साथ, आप ये देखिए कि जो उनका मेन मरकज़ी, हमने जो करतारपुर का गुरुद्वारा बनाया हुआ है, तो वो उनका ख़ास टारगेट था कि हमने उसको भी डुबोना है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा ये भी परवाह नहीं की। और आप इंडियन पंजाब की भी देख लें, वहाँ सिख रो रहे हैं और उनको भी उन्होंने डबोया है। मतलब वो जो बड़ा खालिस्तान और वो एक उनकी अलहदगी और बड़ा रौला शौला मचा रहे थे, और बड़ी उनकी कोशिशें थी कि इंडिया के खिलाफ किसी तरीके से वहाँ जो है पब्लिक को किया जाए, तो उनको उनसे भी उन्होंने बदला लिया है। और आप ये देखिए कि ये एक उसको फिर उन्होंने हाईलाइट भी किया, जिस तरीके से करतारपुर में पानी भरा है। आप कह रहा हूँ, काट रहा हूँ, मैंने ये देखा कि कुछ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो इंडियन मीडिया है और खासतौर पे पंजाब में, वहाँ के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि भारत ने इसको हथियार के तौर पे शायद इस्तेमाल किया है। पानी का फ्लो, जैसे जहांजेब साहब कह रहे थे कि उसे रूटीन में जारी रखना चाहिए था, रिलीज उसका जैसे बनता था वो करता रहना चाहिए था, जैसे उन्होंने इकट्ठा किया और फिर 24 घंटे के नोटिस पे छोड़ा, तो उसकी वजह से मसाइल बढ़े। और वो इस बात को सपोर्ट फिर मिलती है दराला साहब की बात को कि यस, इट्स अ वाटर बम। जी, अगर आप सिखों की ही उनकी वीलॉग्स अगर उसको आप स्टडी करें, तो उन्होंने वहाँ पर वो बंद तोड़े जिसकी वजह से करतारपुर जो है वो निशाना बन सकता था, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से ये कार्रवाई की है। वैसे भी अगर आप देखिए, अगर आप वहाँ गए हो तो वो सतह ज़मीन से 4-5 फुट बुलंद तामीर किया गया है। इसके बावजूद वहाँ पर जो है उसका अहाता जो था, उसका जो सहन था, और उसके अंदर तक जो है वो 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। और फिर यही वजह है कि उस तासर को ख़त्म करने के लिए हमारे फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ गए, मौके पर गए, सिखों के साथ उन्होंने बाकायदा यकजहती का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको दोबारा असल हालत में जो भी है, जो भी नुकसान हुआ है, उसको हम दोबारा बहाल करेंगे। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, इंडिया जो है वो इस पानी को भी वो अपने सियासी, पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मकासद भी और दिफाई मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हम इसे बड़ी डिटेल बात करते हैं आगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि रेला चनाब का है और रावी का रेला मुल्तान से गुजर रहा है, तो हम इस पे बात करते हैं कि ये रेला मुल्तान से गुजरते हुए और मुजफ्फरगढ़ से गुजरते हुए क्या कर सकता है, कितना रेला है, कितने घंटे और ये हंगामी सूरत हाल मुल्तान फेस करेगा पाएंगे नेटवर्क तक, वहाँ भी लोधरा डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम में आएगा, भावलपुर भी। लेकिन पहले हम इस पे बात करते हैं कि इस वक्त तरीमू से दराला साहब तकरीबन 5,50,000, जिस वक्त हम बात करें उससे ज़्यादा पानी क्रॉस हो रहा है, जो यकीनन 12 से 36 घंटे के दौरान मुल्तान से गुजरना है। और इस वक्त भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 4 लाख क्यूसेक पानी मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला ब्रिज से और हेड मोहम्मद वाला रोड से क्रॉस कर रहा है। ये तरीमू का पानी मुल्तान में किस हद तक उसको एहतियात से देखने की जरूरत है, इस सारे मरहले को जिसे उसका बहाव है? मुख्तसरन आप इस बहाव को अगर कैरी करें कि जब ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ हेड मराला से, तो ये 12,25,000 दाखिल हुआ, 100 किलोमीटर का सफर किया, खानगी पर ये 11 लाख पहुंचा।
उसके आगे तकरीबन लमसम 100 किलोमीटर का सफर किया तो कादराबाद पे 9,96,000 पास हुआ मैक्सिमम। वहां से फिर ये चिन्योट ब्रिज पर जो है जो मैक्सिमम 8,45,000 वहां पहुंचा। अब आप खुद महसूस कीजिए कि 12,25,000 जो मराला से गुजरा वो चिन्योट तक आते हुए 8,45 हो गया, तो 4 लाख तकरीबन 3.25 लाख क्यूसेक का वहां शॉर्टफॉल आ गया, जो कंज्यूम हो गया, जो स्प्रेड हो गया, फैल गया। अब चिन्योट ब्रिज से त्रिम्मू तक का फासला देख लें। मेरा जो जाती ख्याल है त्रिम्मू हेडवर्क्स तक मैक्सिमम जो पानी है ये कुछ 6.5 पौने 7 लाख क्यूसेक क्रॉस करेगा, इससे ज्यादा वहां पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चिन्योट के बाद जो त्रिम्मू तक का एरिया है ये डेजर्ट एरिया है और प्लेन एरिया है। यहाँ पर पानी तेजी से स्प्रेड करेगा, जमीन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, रेतला इलाका है, पानी में ठहराव आएगा, इसलिए मेरा जाती ख्याल है अब जब 6.5 लाख या पौने 7 लाख अगर त्रिम्मू से पानी मैक्सिमम आ भी जाए तो फिर फाजिल शाह हवेली लखा तक पहुंचते पहुंचते उसमें से हवेली कुरंगा उसमें से लाख सवा लाख क्यूसेक फर्दर फैल जाएगा। अब जो रावी का जो 1,30,35,40,000 उसमें ऐड होगा उसका इम्पैक्ट पहले ही नलीफाई हो जाएगा। तो जो मेरा एक रफली अंदाजा है एक स्टूडेंट की हैसियत से जो हाइड्रोलॉजी का, कि मुल्तान की जब ये पानी पहुंचेगा तो हार्डली ये 6.5 से पौने 7 लाख क्यूसेक के लगभग ये पानी जो है ये मुल्तान के पास से गुजरेगा। अब उसके बाद मुल्तान में जब ये पानी दाखिल होगा तो उसका पहला वास्ता पड़ना है हमारा हेड मोहम्मद वाला जो ब्रिज है यहाँ से। अब हेड मोहम्मद वाला ब्रिज जो है ये हमने बनाया है और उससे 20 किलोमीटर तकरीबन आगे रेलवे का पुल है जो मुजफ्फरगढ़ शेरशाह को लिंक करता है, वो अंग्रेज दौर का बना हुआ है। उसकी कैपेसिटी 8.5 लाख पक्की है, 9 लाख क्लेम की जाती है, लेकिन सेल्ट अप होने की वजह से 1988 में 1993 में मतलब वो 8,40,000 पानी को उस डिस्चार्ज दे देता है। लेकिन हमारा जो हेड मोहम्मद वाला पुल है ये क्लेम तो किया जाता है कि ये 9 लाख या 10 लाख है, लेकिन उसकी अगर टेक्निकल उसकी आप कैलकुलेशंस करें और उसको एक जो हाइड्रोलॉजी के पैरामीटर्स हैं उस पर अगर देखें तो प्रैक्टिकली इसकी कैपेसिटी को 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती इसमें से, क्योंकि जब भी आप इस ब्रिज पर 6-6.5 लाख का इस पर पानी का इम्पैक्ट आएगा आप एक वक्त में, तो आपको इसकी सपोर्ट करने के लिए या रंगपुर की तरफ और या इस ब्रिज से मुल्तान की तरफ जो हमारी एक ब्रिज साइट ऑलरेडी डिमार्केटेड है, रूटीन बनी हुई है, उसको आपको ब्लास्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रिज को आप 6.5 लाख पानी गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। यही पानी इस कट से गुजरने के बाद दोबारा इसी दरिया में गिरता है, लेकिन पुल चनाब जो हमारा शेरशाह वाला है वहां से वो आसानी से गुजर जाएगा। अब ये सब लंबा टेक्निकल एक है, इस मसला क्या है असल में उसकी कैलकुलेशन में भी कुछ है। कैलकुलेशन मेरा ख्याल है हमें अपने व्यूवर्स को बतानी चाहिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि 6.5 लाख क्यूसेक भी हेड मोहम्मद वाला रोड पर जो ब्रिज है उस पर काफी बड़ा पानी का दबाव है। वो दबाव कैसे जनरेट होता है और उसकी वजह से ब्रिज करना पड़ता है और अब भी करना पड़ेगा, वो प्रेशर की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? अब रिवर चनाब का अगर आप मुल्तान के बाहर अगर आप राउट देखें तो ये सेमी सर्कुलर है। आप मुल्तान के बाहर गोलाई की शक्ल में दरिया है, किसी भी जगह पर दरिया स्ट्रेटन अप नहीं होता, यानी सीधा नहीं होता। तो आपने यहाँ जब ब्रिज बनाया तो यहाँ भी दरिया की गोलाई है, तो अल्टीमेटली जब भी कोई पानी हो या ट्रैफिक हो या मोटरसाइकिल हो, जब गोलाई में आप उसे मूव करेंगे तो वो जो जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो फार्मूला है उसके तहत वो पानी बाहर की तरफ आउटर की तरफ जोर लगाएगा। तो ये जो ब्रिज है हमारा उसका जो हमारा समझ लें मगरबी साइड है उन स्पैन्स पे पानी का फ्लो बढ़ जाता है। दूसरी जो बात है इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए था जब ये पुल बनाया गया कि इस पुल की जो लेंथ है अगर ये आधा किलोमीटर सिर्फ और ज्यादा होती, वैसे जो माहिरीन है जो बताते हैं वो 800 मीटर बताते हैं कि अगर इसकी लेंथ 800 मीटर और बढ़ा दी जाती तो ये पानी जो है फिर इन्हें कट ना करने पड़ते, ये पुल अपने पानी को नीचे से गुजार लेता। अब एक्चुअली हुआ ये है कि इस पुल की हाइट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है, उस हाइट की वजह से उसकी जो उसे कैलकुलेशन का फैक्टर निकालते हैं उसके नीचे जो स्पिलवेज हैं या स्पैन्स हैं, तो उस कैलकुलेशन में मुकाब फुट के हिसाब से जब उसकी पैमाइश करते हैं तो वो हाइट के मुताबिक वो 10 लाख क्यूसेक बताता है, मुझे भी बताएगा आपको भी बताएगा। लेकिन अगर आप उस हाइट तक दरिया की फिलिंग का इंतजार करेंगे तो फिर आपका शाहरुख आलम का दरबार भी नहीं बच सकता, इतना उसका लेवल है, फिर उसका लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा कि फिर आप वो पानी दुनिया भी रिस्क नहीं लेती और 5-5.5 लाख क्यूसेक पे ही ब्रिज कर देती है, जो हमने माजी में देखा है। उसकी जो हाइट है पानी की उस ब्रिज के नीचे वो ना रहे तो पीक पे, अब उस पीक पर फ्लो के बाद भी
हमें उस हेड मोहम्मद वाला ब्रिज को अगर आप देखें तो उसके नीचे एक एम्प्टी स्पेस वसी रहती है। लेकिन अगर आप कभी हाई फ्लो में चनाब वाला जो रिवर है जो अंग्रेजों ने बनाया, उसको अगर आप आगे देखें तो हाई फ्लो में पानी उसके नीचे वाले गर्डर्स को भी टच कर रहा होता है, लेकिन फिर भी पुल को खतरा नहीं होता क्योंकि उसकी विड्थ उन्होंने ज्यादा रखी है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं इस ब्रिज में जिसकी वजह से हमें हेड मोहम्मद वाला पे ज्यादा सेंसिटिविटी शो करनी पड़ती है। निराला साहब की बात से वैसी जुमला मुआतरज़ा के तौर पे एक चीज याद आई। हमारे यहाँ एक रवायत मौजूद है कि मुल्तान जब भी डूबेगा तबाह होगा तो पानी से डूबेगा। और उसकी वजह ये है कि वो एक प्याले की शक्ल में है हमारा शहर, और रवायत कह रहे हैं, उसको हम मिथ कह देते हैं। एक मिथ है, तो वो एक खतरा। रवायत कोई मौजूद नहीं है, रवायत मौजूद भी होनी चाहिए। मिथ कह लें, और मिथ जो है वो आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए सुनते चले आ रहे हैं। और फिर अब टेक्निकल चीजें और इस तरीके से सुन के पानी के माहिरीन से अल्लाह का नाम लें। नहीं देखिए बात ये है कि जब ये जो जुमला मुआतरज़ा है ना, ये दफा इस वक्त कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकते हम या हमारे व्यूअर्स। आई एम सॉरी कि जब आप कहते हैं कि दरिया जो है वो अपना कब्जा जो है वो वापस लेता है, तो ये भी शाहरुख ने आलम के साथ या मुल्तान का जो पुराना जो किला है या फसील के बाहर, तो यहाँ दरिया हुआ करता था ना जी। तो वो इस तरह तो फिर आपको पता है रावी भी बहुत अंदर बहता था। तो अगर आप जब ये बात करेंगे तो, लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे यहाँ क्यों है निराला साहब कि हम ये कहते हैं कि दरियाओं को लंदन में भी रिवर टेम्स भी कभी ज्यादा बहता होगा, बड़ा बहता होगा, अब भी एक्सक्यूज करके उसको वो कर दी। इनके तमाम बड़े शहरों में से दरिया गुजरते भी हैं बाज़ शहरों में, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज किया है। हम अभी मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले ही ये वो आइडिया ही मेरा ख्याल है वो उस वाटर बम का शिकार हो गया है। मैं आपको यही एक और चीज बता दूं, अगर आपको याद हो, या अब पता नहीं वो 100 मोरिया पुल या वो डाटे बनी हुई हैं या नहीं है, जिस वक्त लाहौर में आप एंटर होते हैं तो वहां पर एक मशहूर, जब आप रेलवे पे सफर करते थे तो बताया जाता था कि इधर एक 100 मोरिया पुल है। अब आप ये देखिए जी, 2 मोरिया नहीं जी, नहीं 2 नहीं, 100 मोरिया पुल। आप ना कमाल कर रहे हैं आप। मतलब है कि यही रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन कितनी होती है जमीन से 7 से 8 फुट होती है, उसमें भी अंग्रेज जो है, जो रावी का जो एक फ्लो था सैलाबी पानी का, वहां उन्होंने 100 मोरिया पुल बनाई हुई थी। ये बाकायदा उसका हिस्सा है। आपको अगर याद नहीं है तो आप मालूम कर लीजिए, अब नहीं है। वहां पर भी हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है और वो भी आधी से ज्यादा डूबी हुई है इस वक्त। लिहाजा हमें अब जो मनसूबाबंदी करनी है ये भी करनी है। इस पर आते हैं, लेकिन हम इससे पहले बात करें कि इस वक्त जो गुजर रहा है जनाब करेला मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में, मुमकिन तौर पे एक तो अंदाज़ा ये है, आप क्या समझते हैं जाज़ेब साहब कि कितना क्यूसिक पानी आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान से 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान गुजरेगा? आप 6 और 7 6.5 और 7 लाख क्यूसिक से ज्यादा नहीं मुल्तान तक पहुंच तक नहीं रहेगा, आप ये कहते हैं? इम्कान नहीं, बिल्कुल भी आपके नजदीक जी मेरे ओके। ये तकरीबन आपकी बात हम मान भी लें, और ये 7 लाख क्यूसिक पानी अगर ये पानी तक जाता है तो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दाएं और बाएं क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और कितने ब्रीच हमें करने पड़ेंगे? मुजफ्फरगढ़ में कम से कम 4 ब्रीचिंग पॉइंट्स तैयार हैं कि अगर किसी केस में वो हो सकता है। मुल्तान में कम से कम 2 ब्रीचिंग पॉइंट हाईलाइट किए जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तैयारियां मुकम्मल है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को ब्रीच करने पड़ेंगे दोनों तरफ या नहीं? इसमें यह सर कि जो ये 7 लाख के लगभग प्लस माइनस 20-25 हज़ार है, तो अंदाजा ही ना, ये पानी जब यहाँ से गुजरेगा ये एक नॉर्मल फ्लो है, आसानी से मैनेज हो जाएगा और ये आगे गुजर जाएगा। और ये जो हमारे स्पर बने हुए हैं, बंद बने हुए हैं, उसके अंदर ये पानी रहेगा। उसके अंदर जो मवाज़े आते हैं वो तो यकीनी बात है पानी से वो तो होंगे, लेकिन बंद को कोई खतरा नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम जो क्रिएट होना है वो ये है कि जो हेड गंडा सिंह वाला से जो 3,13,000 का जो पानी और 3 दिन से एक स्टेडी फ्लो सतलज का, ये सबसे अहम चीज है। देखिए मराला पे 12,25,000 पास हुआ, 24 घंटे बाद वहां 1,70,000 हो गया। लेकिन हेड गंडा सिंह वाला पे आज चौथा दिन शुरू हो गया 3,13,000 3,53,000 मुसलसल स्टेडी फ्लो है। आप अजाब बनेगा वो वाला पानी जब वो जलालपुर के करीब जो है, पीरवाला के करीब, ये हमारे इस चनाब के 7 लाख में शामिल होगा। अब मसला ये है कि जब वो पानी इसमें शामिल होगा तो ये लमसम 9.5 लाख 9.25 लाख क्यूसेक का इम्पैक्ट जनरेट करेगा जो पानीनद को हिट करेगा। अब पानीनद के पास दाएं और बाएं जो कट साइड्स हैं वो ऊंची हैं, दरिया के बेड से बहुत ऊंची हैं। वहां पर कट करना ना आसान है और ना इतना लंबा कट किया जा सकता है। वहां पर जो है डेफिनेटली उस साइड को वहां कट हो नहीं सकता।
तो पांचनद महंगा एक बराज है डेफिनेटली, हमारी उसको बचाना मस्ट है। उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 8.5 लाख है जो पांचनद की, क्योंकि अब हमारे ये जो बराजिस हैं ये 60 साल 80 साल पुराने तकरीबन होने लगे हैं, तो इनमें कुछ कैपेसिटी की भी इश्यूज आ रहे हैं, कहीं उनके जो मैकेनिकल इश्यूज हैं, उनके गेट्स हैं, कुछ ना कुछ मसाइल हर जगह हैं। हमारी ये आपको मानना पड़ेगा कि हमने अपने इस रिवर सिस्टम को उस बेहतरी से मैनेज नहीं किया जिसका ये हकदार था, और जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती थी कि इतने डिसेंट इरिगेशन सिस्टम को उस मोहब्बत और एक अपनाइयत से हमने मैनेज भी नहीं किया। तो अब हम उसकी कैपेसिटी को भी हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर बैठे हैं। अब डेफिनेटली पांचनद को बचाने के लिए इन्हें दरिया का प्रेशर जो है वो मुजफ्फरगढ़ के करीब घटाना पड़ेगा, ताकि वो जो 2.5-3 लाख क्यूसेक सतलज का ऐड होना है जलालपुर के पास, वो ऐड होने के बाद पांचनद पे तबाहकुन इम्पैक्ट ना बने, उससे पहले ही इनको मैनेज करना पड़ेगा। मुल्तान के पुलों को बचाने के लिए नहीं। आप समझते हैं कि इस वक्त त्रीमू से लेकर पांचनद तक प्लानिंग, जाहिर है जो फैसला करने वाले हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब हुकूमत है, कि उन्होंने कैलकुलेट करना है नुकसान को और उसके साथ सब चीज़ों को वो भी नज़र रखें जैसे हम नज़र रख रहे हैं। तो उनके नज़दीक भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार होगा यकीनन, और चीज़ें होंगी इसी तरीके से। जैसे आप कह रहे हैं कि लगता यह है कि सतलुज के उस 3,70,000 क्यूसेक 3,15,000 क्यूसेक पानी को भी मैनेज करने के लिए बहावलपुर तक पहुंचते पहुंचते उसको भी मैनेज करना है जलालपुर से पहले, और उसके बाद ये जो पानी गया है रावी और जा रहा है रावी और चनाब का, इसे भी मैनेज करना है। अच्छा, मुल्तान बेग साहब वो वाहिद डिवीजन है इस वक्त तक जो देखने में, इस वक्त जो पंजाब का, जहाँ पे उसके चारों अजला सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, जिससे रेला गुजर रहा है, ठीक है जी, विहाड़ी से गुजर रहा है यही वाला सतलुज वाला जी, और लोधना से गुजर रहा है ये वाला हमारा जो चनाब जा रहा है सतलुज का पानी सतलुज के गुजर रहा है, जैसे जलालपुर पीर वाला से चनाब का जा रहा है, और मुल्तान खुद और खानेवाल को भी रावी इफेक्ट कर रहा है और चनाब के इफेक्ट कर रहा है। तो सो ये एक मुल्तान की इंतजामिया के लिए भी यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे दराला साहब चूंकि माहिर हैं, ये इसको बेहतर राय दे सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्लोप कम है। जब स्लोप कम है और फिर जिस तरीके से फिर पानी जो है वो फैलता है, तो उसकी वजह से फिर नुकसान तो होता ही है। लेकिन एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि अब जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि सबसे पहले जो तबाहकुन हमारे पाकिस्तान में जो सैलाब आया था 1973 में आया था, और वो बहुत ही खौफनाक था। अगर आप उस वक्त के अखबारात ही उठा कर देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम उससे कैसे निकले। और उस वक्त अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा इमदाद देने वाले मुल्कों में शामिल था, उसने कश्तियाँ भी भेजी थी और उनके सोल्जर्स भी आए थे बाकायदा जो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी मदद करते रहे। लेकिन उसके बाद दूसरा सैलाब कब आया? 88 में आया, उसके बाद फिर 96 में आया। अच्छा, अब लेकिन अब क्या हो रहा है? 92 और उसके बाद फिर 10 और फिर 14, ये बड़े सैलाब। अब आप ये देखिए कि 2010 में आया, मैं बड़े उन जो है ना तबाहकुन सैलाबों की बात कर रहा हूँ। 2010 में आया, ठीक है जी। उसके बाद 2022 में आया, और 2022 में और 25 में सिर्फ 3 साल के अंदर जो है जो जिस तरीके से तबाही फैला रहा है हमारे यहाँ सैलाब, और उसका पानी, उसका फैलाव जो है वो पॉपुलेशन को और अर्बन इलाकों पे भी नुकसान साबित हो रहा है। तो ये स्पेन जो कम हो रहा है, हमें अब इसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करनी है कि आइंदा हमने अपनी आवाम को और अपने ज़रूरी रकबे को किस तरीके से महफूज करना है इन सैलाब और सैलाबी पानी और भारतीय आबी जारियत से। चूंकि आप देखें दिफाई, आप एयरफोर्स के हवाले से, मिसाइलों के हवाले से, आप बाकी जो उनकी ज़मीनी फौज है या बहरिया है उसके हवाले से तो आप अपनी टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी तोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पानी का जो हमला है, पानी से जो जारियत है, इसका मुकाबला कैसे करना है, हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। या इसे अब आलमी सतह पर उठाया जाए कि इसके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया जाए कि इंडिया जो है आइंदा इस तरह की हरकत ना करे, या फिर हमें इसी हालत में इसी तरीके से इसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा कि हर चंद साल के बाद जो है हम बैठे हो यहीं आपके स्टूडियो में और यहीं सारे हम फिर तबसरे कर रहे हैं और सोच रहे हो कि क्या बात करें। झाला साहब से बात कर लेते हैं कि जी सैलाब की मजीद तबाही से बचने के रास्ते क्या हैं। हम क्योंकि पंजाब में बैठ के बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले इस वक्त सिनेरियो भी पंजाब में डेवलप हुआ है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि पंजाब में हमारे पास मुस्तकबिल में
बड़े मेजर फैसले करने की क्या जरूरत है निराला साहब? इंतहाई प्रिसाइजली बताता हूँ सर। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने रिवर बेड्स जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। रिवर बेड्स के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर, आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं, रिवर बेड्स का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें अपने इन रिवर्स के रास्ते में जहाँ पर हमें रैपिड स्लोप दस्तयाब हैं, जैसे अब चिनियोट के पास हमें दस्तयाब है, ये नेचुरल साइट्स हैं, झंग के पास हमें दस्तयाब है, जहाँ ये डेजर्ट एरिया ख़त्म होकर मैदानी इलाका शुरू होता है वहाँ पर हमें स्लोप दस्तयाब है। तो हमें, जैसे आपकी कार के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है कि जब कोई अचानक धक्का आ जाए तो पूरी गाड़ी नहीं हिलती, बल्कि वो शॉक एब्जॉर्बर उस झटके को पी लेता है अपने अंदर, आप पर उसका इम्पैक्ट कम आता है। हमें इस तरह के शॉक एब्जॉर्बर्स डैम बनाने पड़ेंगे ताकि वो हम इमरजेंसी के तहत उसको पहले से हम खारिज करके उनको एम्प्टी तैयार रखें। जब ये मानसून आए और हम देख रहे हों कि हिमाचल प्रदेश में, हमें किसी पूरे इंडिया को देखने की जरूरत नहीं, हमें हिमाचल प्रदेश को देखने की जरूरत है। अगर हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल हो रहा है और वो नॉर्मल से एक्सेसिव है तो हमें उन शॉक एब्जॉर्बर्स को पहले से क्लीन करके उसके अंदर इस झटके को रोकना। अब आपके पास अगर 10-12 लाख क्यूसेक आएगा तो आप आधे से ज्यादा उस डैम के अंदर रोकना शुरू कर दें, आधे का डिस्चार्ज देना शुरू कर दें, तो आप एक नॉर्मल फ्लो में उस मुश्किल वक्त को निकाल जाएंगे, वरना आप इसी तरह डूबते रहेंगे। और अब आप ये देखिए, इसमें कुछ पॉलिटिकल फायदों के अलावा कुछ इकोनॉमिकल फायदे भी हुए हैं। वो ये है कि आपकी इस वक्त चावल की फसल तैयार है, आप इन फ्लड्स का टाइमिंग नोट करें, इस वक्त आपकी चावल की फसल तैयार है और चावल का इंटरनेशनल मार्केट में आपका सबसे बड़ा कंपटीटर इंडिया है। तो आपकी चावल की फसल को, और आपके तीनों दरिया वो बहाए गए हैं और जहां तीनों दरियाओं में ही चावल की फसल काश्त होती है, और आपकी पूरी चावल की फसल को टारगेट करके उसको डबोया गया, उसको खराब किया गया, या तबाह जो भी है उसको करें। और तबाह नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगी, और इसका अल्टीमेट फायदा कंपटीटर को जाएगा कि जो बायर यहाँ आना था उसमें से 10% बायर भी अगर उधर चला गया या रेट के कुछ उसको जर्क मिल गई, तो अब आप यहाँ से खुद इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी देख लें। आपने जो 4 चीज़ों की ऑप्शन की बात कि ये क्या शॉक ऑब्जर्वर्स होने चाहिए, मुझे फौरी तौर पे खाका जहन में आया। जैसे आपने चिनियोट और झांग के दरमियान कहा, ये आपका जहलम और चनाब के पानी के लिए आप मैनेज करते हैं, आपको एक रावी के ऊपर आपको शॉक ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, और आपको सतलुज गंडा सिंह वाले के जो हवाले से है आपको एक शॉक ऑब्जर्वर वहां बनाना पड़ेगा। और चौथा आपको कोट मिठन के पास करना होगा। जब सिंध और चनाब बाजुकात मिलते हैं तो बाजुकात आपके पास गुद्दू से पहले भी आपको एक शॉक ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। तो ये 4 बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी बात से मेरे जहन में आया। तो ये चीजें इस बारे में जो एक टेक्निकल मैं आपको बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में जो दरियाओं का बहाव है वो हमारा समंदर कराची की तरफ से हिमालय की तरफ ये हमारा स्लोप है। हमारे पास 6 जोन्स हैं, बेसिकली हमारे 6 जोन्स हैं जिनमें हमारा, और ये जोन्स जो है ये स्लोप डिफाइन करती है। अब आपका पहला जोन वो सखर तक का है, दूसरा जोन जो आपका है वो सखर से लेकर वो तौसा तक का है, तीसरा आपका जो जोन है वो फिर तौसा से लेकर चश्मा तक का है, फिर उसके बाद आपका पोठोहारी जोन शुरू होता है, फिर उसके बाद हिली जोन शुरू होता है। ये आप देखिए, नेक नियति से अगर आप इन जोन्स को एड्रेस करें, उसके अंदर एक आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप जमीन का एक एक इंच नाप सकते हैं कि कहाँ ऊंचा। हम वहां पर कुछ नेचर ने दिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुल्तान से आप सिर्फ मियाँ वाली चले जाएं तो आप बज़ाहिर सीधी सड़क पर जा रहे होते हैं, लेकिन आप तकरीबन 250 फुट क्लाइम कर जाते हैं मुल्तान से मियाँ वाली तक। 250 फुट का स्लोप है, 239 फुट एग्जैक्ट है। तो अब इसी तरह के स्लोप आप पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करें, उनको कुछ पैसा खर्च करके कुछ मशीनरी से उसको सीधा पदरा करें, और उसको आप शॉक ऑब्जर्वर छोटे डैम्स की शक्ल में आप उसको एस्टेब्लिश करें, तो ये झटके बर्दाश्त करना कोई मुश्किल नहीं है। दोस्त बता रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान के अपर साइड से डाउन की तरफ, स्ट्रीम की तरफ देखें तो नेचुरल स्लोप जो है, आप नक्शे में भी देखें तो सारे दरिया आकर कहाँ इकट्ठे होकर कैसे जा रहे हैं सक्कर बराज की तरफ, तो उसको अगर देखें वो कहते हैं कि ये आपके सिंध तक, सक्कर तक आपका 17% स्लोप है, रेगुलर स्लोप है। जी। अच्छा, इसी तरह देखिए, मैं आपको अब इसमें अगर आप दुनिया ग्लोब आपको देखना पड़ेगा ना, ये जो हिमालय है ना, ये एक यूं समझ लें कि ये तकदीर लिखने वाला अल्लाह के बाद ये हिमालय है। इस हिमालय के 2 स्लोप हैं, एक हमारी तरफ और एक चाइना की तरफ। चाइना की तरफ ये उल्टा बहता है,
चाइना की तरफ जो है ये मगरिब से मशरिक की तरफ दरिया बहते हैं, जबकि हमारी तरफ जो हिमालय का फाल है मशरिक से मगरिब की तरफ बहता है। तो दरमियान में अल्लाह पाक ने ये एक डिवाइडर खड़ा किया है 28,382 फुट का, सॉरी 28,072 फुट का, जो ये हिमालय खड़ा किया है। उसके साथ फिर कोह हिंदोकश, ये 3 सिलसिले, और फिर कोह सुलेमान आ जाता है। अब कोह सुलेमान जो है वो 12-13 हजार फुट तक है, कोह हिंदोकश जो है वो 18 से 22 हजार फुट तक है, हिमालय जो है वो 22 से 28 हजार फुट तक है। तो ये हमें बड़ी एक वसी स्टडी चाहिए, शायद हुई भी हो, उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है, और ये इन जोन्स को देखकर आप ये शॉक एब्जॉर्बर बना सकते हैं। बेग साहब, हुकूमत ने जो रिस्पॉन्ड किया फौरी तौर पे, सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे नुकसान हुआ है, और जितना बड़ा सैलाब हम जब कह रहे हैं कि पंजाब में ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, एक ही वक्त में 3 दरियाओं पे सैलाब था और है, तो उसको बाद हुकूमत का जो रिस्पॉन्स था, और अब तक आप क्या समझ रहे हैं कैसा है? अभी तो कुछ मरले बाकी हैं और चीज़ों को, लेकिन फौज ने भी भरपूर मदद की और चीज़ें की, तो अब तक की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हम इस वक्त बात कर रहे हैं पंजाब की। हम भूल गए कि इससे पहले एक पूरा महीना जो कुछ हमारे जो शुमाली इलाका जहाँ पे वहाँ जो कुछ हुआ, आप क्लाउड ब्रस्ट की वजह से आप गजर का इलाका है या बनेर का इलाका है या स्वाबी का इलाका है, और वहाँ जितनी तबाही, ठीक है ना, जितनी तबाही, हम उसको क्यों भूल जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ जो तबाही हुई वो इस तबाही से भी बहुत ज्यादा है, और वजह वही है कि जहाँ भी दरिया है, जिस जगह भी है, वहाँ तजावजात भी बहुत ज्यादा है, और जो तजावजात करने वाले हैं वो बहुत ही ताकतवर हैं। जिस वक्त वो तजावजात करते हैं तो वो लामाला दरिया के जो फ्लो है उसका नेचुरल, उसमें रुकावट तो बनते ही बनते हैं, और उसकी वजह से फिर और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये बात ठीक है ना, हो गई। अच्छा, हुकूमत के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? उसमें रिस्पांस जो है वहाँ भी सूबाई हुकूमत हो, अब आगे सिंध हुकूमत होगी। पंजाब में खैर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ वो सूरत हाल नहीं है कि दहशत गर्दी भी हो रही हो, जबकि KPK के कबायली इस्लाम में अगर आप देखें तो वहाँ हमारी जो फौज है वो 2 महाजों पर बसरे बेकार है। दहशत गर्दों के खिलाफ भी लड़ाई जारी है, और लोगों को रिलीफ के लिए भी काम अभी तक जो है वो फौज ही कर रही है। इसी तरीके से अगर आप पंजाब में आ जाए तो पंजाब में भी जिलाई हुकूमतें हर जगह जो है वो आपको मुतहरक नजर आ रही हैं, चूंकि हर 2, 4, 5, 10 साल के बाद चूंकि यहाँ सैलाब आता है, सारा कुछ है, तो उसकी वजह से इंतजामिया के पास भी कुछ ना कुछ उसके मनसूबा जरूर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद भी फौज की जरूरत पड़ती है ताकि वो सिविल इंतजामिया की मदद करे, और बहुत सारी जगहों में पंजाब में भी बहुत सारे अजला में फौज को बुलाया गया है, और फौज वो बाकायदा लोगों की मदद भी कर रही है। इसमें बुनियादी बात वही आ जाती है कि जैसे अगर हम मुल्तान की बात करें कि सैलाब से बचाव के लिए अगर आप जाएं घोटे कासिम बिले की तरफ, वहाँ एक बहुत बड़ा नाला होता था जो ज्यादातर खुश रखा जाता था। उसके बाद फिर सिकंदरी नाला, मुजफ्फराबाद के नाला आ जाती है, उस पर तजावजात हो चुकी है। बहुत सारे इलाका जो है उसका जमीन का जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा हो चुका है। अब ये किसका काम है? ये हमारी इजराइली हुकूमत का काम है ना कि इस तरह का जो देखिए इसी में आगे हूँ कि हुकूमत का अभी तक जो भी बड़े उस अगर हम सिनेरियो में देखें और उसको देखें, तो अब हमने उस पॉलिसी के हिसाब से हम आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? कि मैंने फिर कहा कि हुकूमत और फौज का ने जिस अंदाज में मुतहरिक होके इस इमरजेंसी कम वक्त में एक बड़े सैलाब को फेस करना था, लोगों को रिलीफ एक्टिविटीज में भी करना था, लोगों को बचाना भी था, उसकी जो कारकर्दगी है इस वक्त तक, उसको आप कैसे देखते हैं? इस पे मेरा फोकस है। इसमें एक और चीज भी देखिए, दिफाई लिहाज से 65 की जंग कब हुई थी? सितंबर में हुई थी। हमारे यहाँ इंडिया की तरफ से चूंकि मैदानी इलाका है, शदीद गर्मी में भी इंडिया ये जसारत नहीं कर सकता कि वो जंग की जो खतरा है वो जमीनी हमले का खतरा मोल ले, और उसके बाद सर्दियों में भी उसके लिए नहीं। तो उसके लिए जो सूटेबल जो महीने होते हैं यही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यही है। और इस अरसे में अगर वो सैलाब और वो सारा कुछ उस तरह का पानी जो है हमारे पूरे जो पंजाब का इलाका है उसको दलदली शक्ल दे देता है, तो आप खुद सोचिए कि इस दौरान अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए दिफाई मुश्किलात तो पैदा होगी ना। तो हमें हर लिहाज से देखना ये है कि हमने अंदर भी अपनी आवाम को भी बचाना है, अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो दरिया के रास्ते हैं, उनके जो आबी गुजरगाहें हैं, बाकी उनको जो है क्लियर किया जाना चाहिए, और हर लिहाज से उसके ऊपर कानून साजी की जाए कि वहां उसके ऊपर कोई आइंदा तजावजात भी ना कर सके। फिर ये सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो रिस्पॉन्स टाइम था पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास कम था, लेकिन अभी जब हम यहाँ से बात करें तो अभी भी आज का जो फिगर है वो मुल्तान की इंतज़ामिया बता रही थी कि तकरीबन 4 लाख लोगों का एवैक्यूएशन
मुकम्मल किया गया है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जिन लोगों को महफूज मकाम पे पहुंचाया गया, उनके माल मवेशी भी उसमें शामिल है चीज़ें। तो ये जो मैं सिर्फ उसको जहन में था सवाल करते हुए बेग साहब से भी कि अभी तक जानी नुकसान बहुत कम, जितना बड़ा जिस स्केल का ये फ्लड है उसमें अभी तक कम रिपोर्ट हुआ है, और बताया जाए कि 20 से 25 लोग हैं जो मुख्तलिफ उसमें हुए हैं। लेकिन जितना बड़े का स्केल का फ्लड है उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हुकूमत की जानी नुकसान को बचाने की थी। इस सब चीज़ों को फौज ने जो रिलीफ एक्टिविटीज़, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में जिस तरह KP की हुकूमत की मदद की, और उसके बाद पंजाब हुकूमत की भी मदद कर रहे हैं, और आगे वज़ीर सिंध कह चुके हैं कि हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी जितना जिस स्केल का फ्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ेगी चीज़ें। तो ये आप कैसे आप सम अप करते हैं चीज़ों को? सर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और फौज की खिदमत, सिविल इंतजामिया की बाखबर रहना, और टाइम पे अभी तक किसी तरफ से इंतजामिया की या फौज की किसी जगह सुस्ती नजर नहीं आई। बड़ा टाइमली इवैक्यूएशन कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को उन्होंने बड़े टाइम से हैंडल किया है। उसका बहुत बड़ा सबूत आप खुद अभी फरमा गए, मैं ये बात करने वाला था कि डेथ टोल जो है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। जहां तक माली नुकसान आते हैं उसे ना फौज रोक सकती है, उसे ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप। वो पानी ने जहां बहना है उसने बहना है, लेकिन हम जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमने किया है। अब उनको इवैक्यूएट होने के बाद उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और उनकी घास है, चारा है, रोटी टुकर है, तंबू है, जो कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि आप उनको वक्त बता दें कि यार निकल जाओ, पानी आ रहा है। मैं समझता हूँ किसी तंबू देने से भी बड़ी ये सर्विस है, और वो 100% अवेलेबल हो रही है। ये काबिल तारीफ है हुकूमत को और फौज को और इंतजामिया को। बहुत शुक्रिया दराला साहब, आपने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने में ज्वाइन किया। सैलाब इस वक्त मुल्तान से, सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान से गुजर रहा है, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ दोनों से गुजर रहा है, और उसके बाद पाइनर हेडवर्क्स मुल्तान और बहावलपुर और लोधना की इंतज़ामिया के लिए, और साथ मुजफ्फरगढ़ की भी इंतज़ामिया के लिए यकीनन एक बड़ा इम्तिहान है। और अब तक पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया जिस तरह अभी तक कामयाब हुई है, उम्मीद भी की जा सकती है और दुआ भी कि पाइनर हेडवर्क से भी सारे मामलात और सैलाबी रेला खैरियत से गुजर जाए। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।